चलो बेटा, इस क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे याद हो आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि हम टाइप्स ऑफ लैम्प्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बताया था, कुछ परिभाषाएं बताई थी। ठीक है। लैम्प से रिलेटेड, प्रकाश से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने देखा था लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, लुमिनस फ्लक्स क्या है, लुमिनस एफिकेसी क्या है, लुमेन क्या है। फिर हमने कल इंकैंडेसेंट लैम्प के बारे में देखा था। ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं फ्लोरोसेंट लैम्प। फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक है। फ्लोरोसेंट लैम्प को एक तरीके से समझ लो, जो हमारा ट्यूबलाइट होता है ना, आपने देखा होगा ट्यूबलाइट अपने घर में। जो ट्यूबलाइट होता है वो एक प्रकार का फ्लोरोसेंट लैम्प होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल का बना होता है। तो फ्लोरोसेंट का मतलब पहले क्या होता है ये जान लो कि फ्लोरोसेंट में सबसे पहले कि कोई भी, अगर मान लो हमारे पास पदार्थ है, कोई मटेरियल है। ठीक है। जैसे ये हमारा कोई मटेरियल है, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है, और जब भी इस पर कोई विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, यानी कि प्रकाश पड़ता है। ठीक है। तो क्या करता है कि यह जो पदार्थ होता है, यह भी विभिन्न प्रकार के रेडिएशन को, अलग अलग वेवलेंथ के, अलग अलग तरंगदैर्ध्य के रेडिएशन को एमिट करने लगता है, अलग अलग वेवलेंथ पे। और ये तब भी करता है अगर हम इस पे पड़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर हटा भी लेते हैं, तो भी यह विभिन्न प्रकार के रेडिएशन को एमिट करता रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम इस पे ये यूवी रेज पड़ रही थी, ये वाली, अगर इसको हम हटा भी देते हैं तो ये पदार्थ तब भी जो है रेडिएशन करता रहेगा। ठीक है। तो यही होता है हमारा फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल कॉन्सेप्ट यही होता है, यहीं से हमारा ट्यूबलाइट बनने का कॉन्सेप्ट आता है। क्या होता है कि ट्यूबलाइट आपने देखा होगा, इस प्रकार का ट्यूब होता है ना। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस भरी होती हैं। ठीक है। सामान्यतः इसके अंदर आर्गन गैस भरी होती है, और मरकरी, यानी जिसे हम पारा कहते हैं, Hg, छोटे से अमाउंट में पारा होता है। ठीक है। आर्गन और मरकरी इसके अंदर भरी होती है, और इस ट्यूबलाइट के चारों तरफ एक फ्लोरोसेंट मटेरियल, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिदीप्त पदार्थ, की कोटिंग की जाती है। कोटिंग मतलब लेयरिंग की जाती है। ठीक है। जिसे हम बेरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, सामान्यतः बेरियम ऑक्साइड होता है। ठीक है। तो ये जो कोटिंग होता है इसके चारों तरफ, ये बेरियम ऑक्साइड का होता है। होता क्या है कि जब जब भी हमारा जो Hg है, यानी कि जो पारा है, मरकरी है, वो एक मेटेलिक फॉर्म में है, मेटल है। और जब भी उस पे रेडिएशन होता है, यानी जब भी पारे से कुछ रेडिएशन होगा, किसी वेव का, किसी रेज का, ठीक है, कुछ रेडिएशन होगा पारे से, तो क्या होगा, ये जो पीला वाला मैंने पदार्थ बताया, ये क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बेरियम ऑक्साइड जो उसका लेयर लगा है, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद एक अपने प्रकार के, एक अपने वेवलेंथ में इसको एमिशन शुरू करेगा। ठीक है। यानी कि Hg जो है, पारा जो है, इससे जो निकलने वाला रेडिएशन है, इसको बेरियम ऑक्साइड जो पदार्थ हमारा है, इसको एब्जॉर्ब करता है। और जब इस पे एब्जॉर्ब करता है, तो अपने जो दृष्ट क्षेत्र, यानी जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के रेंज की वेवलेंथ को एमिट करने लगता है। ठीक है। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है, अगर आपको पता हो, तो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक का रेंज होता है। तो इस रेंज का जब वेवलेंथ अगर एमिट करेगा, तो वो दृश्य प्रकाश कहते हैं, जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है। यानी अगर कोई भी वेवलेंथ है, या कोई भी ऐसा वेवलेंथ है जो 400 से कम का है और 700 से ज़्यादा का है, तो सामान्यतः उसको खुली आंख से देखना संभव नहीं होता है। विजिबल रेंज में उसको हम नहीं कहते, यानी जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं ना,
कोई भी कलर देख रहे हैं, कोई वस्तु देख रहे हैं, हम तभी देख पा रहे हैं जब उससे निकलने वाला जो किसी भी पदार्थ को हम कब देख पाते हैं। हर पदार्थ एक अपना तरंगदैर्घ्य छोड़ता है, आपको पता होगा हर पदार्थ का एक अपना तरंगदैर्घ्य होता है, एक अपना वेवलेंथ होता है। अगर हम किसी डब्बे को देख रहे हैं जो ग्रीन कलर का है, ठीक है, कोई डब्बा है वो ग्रीन कलर का, हमें ग्रीन कलर का तभी दिखाई देता है जब उससे ग्रीन कलर के वेवलेंथ एमिट हो रहे हैं, यानी कि निकल रहे हैं और हमारी आंखों पे पड़ रहा है, तो हम कह देंगे कि वो ग्रीन कलर का है। जितने भी कलर होते हैं मैक्सिमम जो हम देख सकते हैं वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में ही आते हैं। हो सकता है ग्रीन का 400 कुछ हो, 500 कुछ हो, ऐसे समझ रहे हो, ठीक है। रेड का 700, 750, 650 के आसपास। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी प्रकाश हम देख पाते हैं वो इसी के विजिबल लाइट के रेंज में होता है, तो उसे हम देख पाते हैं, ठीक है। तो कोई भी फ्लोरोसेंट मटेरियल है, फ्लोरोसेंट पदार्थ है, वो इसी के रेंज में वेवलेंथ को जब एमिट करेगा तो हम उसी को आसानी से देख पाएंगे। आई होप ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। देखो इसके बाद आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो एक सर्किट को बता रहा हूँ, इस सर्किट को ध्यान से समझना। ये सर्किट ध्यान से समझना। ठीक है, ये एक स्विच है ऊपर एस, ये रेजिस्टेंस है आर, ये इंडक्टर है एल, और एक वोल्टेज सोर्स है वी। ठीक है, ऊपर जो है ये स्विच है एस, जिसको मैंने लिखा है जो ऑन ऑफ स्विच होती है, जो घरों में स्विच होता है वही समझ लो। आर क्या है, एक रेजिस्टेंस है, एक सर्किट है उसका रेजिस्टेंस है। एल क्या है, एक इंडक्टर है। ठीक है, इस सर्किट को अब तुलना करना एक सर्किट बना रहा हूँ उससे। ये एक ट्यूबलाइट है मान लो, ये ट्यूबलाइट के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे हैं। इस ट्यूबलाइट का एक सिरा जो है ऐसे है, और एक ट्यूबलाइट का एक सिरा जो है ऐसे है, और ये ऐसे है। आपने सुना होगा कि ट्यूबलाइट में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। आपने फ्लोरोसेंट लैम्प जब मैं बोलता हूँ तो दिमाग में ट्यूबलाइट समझो। ट्यूबलाइट में आपने देखा होगा एक चोक होता है, ठीक है, और एक स्टार्टर होता है, और एक ट्यूब हमारी होती है जो जलती है, ठीक है, नाम चाल में ट्यूबलाइट कहते हैं। तो एक चोक होता है, ठीक है, तो ये समझ लो कि ये आपका चोक है, ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, चोक। और ऊपर जो है ये हमारा स्टार्टर होता है। स्टार्टर छोटा सा होता है, आपने देखा होगा ऐसे छोटा सा बना होता है, एकदम इस प्रकार का होता है। स्टार्टर होता है छोटा सा, जो ट्यूबलाइट के नीचे लगाया जाता है, स्टार्टर, ठीक है। तो स्टार्टर है, चोक है, ये दो चीज़ें होती हैं, और तीसरा हमारा ट्यूब है। ट्यूब देख रहे हो, और ट्यूब के अंदर मैंने बताया कि ट्यूब के अंदर क्या होता है, गैसेस भरी होती हैं। कौन सी, आर्गन और एचजी, पारा जिसे कहते हो, ये गैसेस भरी होती है। अब ये ट्यूबलाइट को हम समझेंगे। इस सर्किट को मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये हमारी मेन सर्किट कनेक्शन ऐसे ही होती है ट्यूबलाइट की। ट्यूबलाइट अभी घर में होगा तो अब देखना ऐसे ही सर्किट कनेक्शन किया गया होगा, ठीक है। और इसको समझना अभी जो मैंने बताया था इस सर्किट के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। अभी ये हमारी बैटरी है। अब ये बताओ कि क्या करंट यहाँ से निकलेगी, करंट, मान लो करंट आई है, तो करंट अभी क्या फ्लो करेगी क्या यहाँ पे, ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट ऑफ है, ठीक है। सर्किट अगर क्लोज होती है तभी करंट फ्लो करती है, सर्किट अगर ओपन है, अब जाने का रास्ता ही नहीं है करंट को, करंट तो ऐसे जाएगा और यहीं रुक जाएगा क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा आगे, समझ रहे हो। तो करंट वहीं रुका रहेगा, करंट आगे जाएगा ही नहीं। तो आपने एक
इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी था, एक बार बताया था, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, उसी को लिखते हैं ई इक्वल टू माइनस एल एन, एन को अगर हटा भी दें नंबर ऑफ टर्न्स को, तो डी आई बाई डी टी तो लिख ही सकते हो ना, ये आपने पढ़ा होगा, ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल क्या है? एल होता है इंडक्टेंस, प्रेरकत्व जिसे कहते हो। यह एक तरीके से इंडक्टर का रेजिस्टेंस समझ लो, कोई भी इंडक्टर है ना उसका प्रतिरोध समझ लो, दैट इज इंडक्टेंस। ठीक है, एल क्या है? इंडक्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। आई क्या है? करंट है। टी क्या है? समय है। तो डी आई बाई डी टी का मतलब क्या हुआ? करंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डी आई बाई डी टी। अब ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखना, हमको बाकी चीज़ से मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ इस टर्म से, डी आई बाई डी टी से, क्योंकि कॉइल जो है अगर एल है तो एल का मान कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एल का मान क्या है? कांस्टेंट रहेगा। इंडक्टर किसी सर्किट का है, बदलता नहीं ना है। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस तो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होता है? समय, करंट, ये चेंज होता है। अब अगर थोड़ा सा आगे देखो इस स्लाइड में, कि पहले मान लो हमारी सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो कर रही थी, तो करंट का मान कितना है? 0 एम्पियर। मान लिया सर्किट में, सर्किट को हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने का मतलब ये है बेटा, सर्किट को अब हमने क्लोज कर दिया, ऐसे बंद कर दिया। जब सर्किट को ऑन कर दोगे तो क्या होगा? करंट अब फ्लो करने लगेगी। ठीक है, करंट फ्लो करने लगेगा। अब जब करंट फ्लो करने लगेगा तो मान लो करंट यहाँ कुछ फ्लो कर रही है, लेट से करंट फ्लो कर रही है 5 एम्पियर। लेट से करंट कितनी फ्लो कर रही है? 5 एम्पियर। तो पहले करंट थी 0, अब कर रही है 5, तो चेंज कितने का हुआ? करंट में चेंज, दैट इज 5 एम्पियर। और डी आई क्या होता है? आपने अगर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स जानते हो तो डी आई क्या है? चेंज इन करंट। चेंज इन करंट क्या? फ्रॉम 0 टू 5 या 5 टू 0 जो चेंज हो रहा है, यानी कि 5 एम्पियर। ये 2 एम्पियर भी ले सकते हो, 10 एम्पियर भी ले सकते हो, बट सामान्यतः अपने हम घरों में 5 एम्पियर का ही इस्तेमाल, 4 एम्पियर 5 एम्पियर का रेंज रखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल की बात किया हूँ। ठीक है, जब स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है, तो स्विच को ऑन या ऑफ करने में समय लगेगा, कुछ तो समय लगेगा। 0.001 सेकेंड लगा या 0.0 सेकेंड लगा, 0.1 सेकेंड लगा। तो मान लिया कि सर्किट को ऑन या ऑफ करने में, ऑन ऑफ जब भी आप करते हो, स्विच को ऑन करने में कितना टाइम लगेगा या ऑफ करने में बहुत कम समय लगेगा। मान लिया कि सिर्फ 0.1 सेकेंड लगता है, सिर्फ 0.1 सेकेंड लगता है सर्किट को ऑफ करने में। और मान लो कि एल का मान जो है 10 है हेनरी, एल का मान 10 हेनरी, हमने मान लिया, कुछ भी 10 होता नहीं है बट हम मान लेते हैं कि एल का मान 10 हेनरी है। तो वापस अपने फार्मूले पे आते हैं, अपने सर्किट पे आते हैं। देखो यही मेन सर्किट है, मैं कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता आपको ऐसे बता देता कि देखो ट्यूब होता है, ऐसे जलाते हो तो हो जाता है, वो तब भी हो जाता, ठीक है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं थोड़ा उनका फ़ायदा हो जाएगा। अदरवाइज़ कोई बहुत ये नहीं है कि इसको बहुत डिटेल में बताने की आवश्यकता थी। अब देखो बेटा क्या है कि जब इस फॉर्मूले को हम देख रहे हैं ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू को हम पुट करें तो माइनस, मान लिया इसका मान हमने 10 लिया था एल का, ठीक है, और इनटू डी आई मतलब 5, और टी का मान हमने कितना लिया था? शायद 0.1 लिया था, दैट इज़ द 0.1, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 50 गुणे 10 500। तो मैं कह सकता हूँ ई का मान जो आएगा, ठीक है, इसको मिटा के लिख देता हूँ पूरा। ई का मान जो आएगा सब वैल्यू पुट करने के बाद -500 वोल्ट आएगा, मान लिया, ठीक है। ई क्या है बेटा? एक तरह का वोल्टेज ही तो है। ई क्या है? एक वोल्टेज ही तो है, ईएमएफ ही तो है, जिसका मान कितना आया? -500 वोल्ट। एल का मान 10 रखोगे, डी आई बाई डी टी का मान रखोगे तो मान लिया 500 वोल्ट आया है, ठीक है। अब क्या है, माइनस साइन क्या कहता है? माइनस साइन ये कहता है
कि जिस कॉज से, लेंज का नियम पढ़ा होगा आपने, माइनस साइन ये कहता है कि जिस कॉज से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, यानी ई का मान जिसकी वजह से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, इस वोल्टेज की वजह से आ रहा है, चेंज इन करंट की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो जिस वजह से स्मॉल ई का मान आ रहा है उसी चीज का ये अपोज करेगा, यानी उसके अपोजिट दिशा में ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसीलिए माइनस साइन लगा होता है, अपोजिट दिशा में इंड्यूस्ड होगा। मतलब अगर ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। जो ईएमएफ आपने लगाया है, जो वोल्टेज सप्लाई की है, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ यहाँ इंड्यूस्ड होगा। कहाँ पे, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये स्मॉल ई कहाँ पैदा हो रहा है, इंडक्टर में, चोक में, जिसको इंडक्टर भी कहते हैं, चोक भी कहते हैं, क्वाइल भी कहते हैं। यहाँ पे ई डेवलप हुआ है और ये ई जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, किसके, मेन सप्लाई वोल्टेज के। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो आगे बढ़ूं, अदरवाइज यहीं पे रुकूंगा, थोड़ा फिर से बता दूंगा। ठीक है, ये जो स्मॉल ई इंड्यूस हुआ है, ये अब क्या करेगा, आपने पढ़ा होगा वोल्टेज का एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर मतलब वोल्टेज ऐड कैसे होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे मान लो ये वोल्टेज है, ठीक है, ये 3 बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये 3 बैटरी लगी हुई है। छोटे वाले को, अरे यार कितना गंदा बना है, 1 मिनट। ठीक है, ये जो छोटा वाला है ना बेटा, इसको हम माइनस कहते हैं, बड़े वाले प्लेट को प्लस कहते हैं। छोटे वाले माइनस, बड़े वाले को प्लस, छोटे वाले को माइनस, बड़े वाले को प्लस। अगर हर बैटरी का वोल्टेज V है ना, तो जब माइनस प्लस इस प्रकार से जुड़ा होता है तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, VT बराबर V बराबर 3V, यानी कि ऐड हो जाएगा। इसे कहते हैं वोल्टेज का एडिटिव नेचर, यानी कि सम प्रभाव या सम प्रणाली, कैसे हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ऐसे होता है जब माइनस, देखो क्या हुआ है, एक माइनस टर्मिनल और प्लस टर्मिनल, प्लस वाला दूसरे के माइनस से है, इसका प्लस दूसरे के माइनस से है। जब प्लस माइनस टर्मिनल इस प्रकार से होता है एक एक बैटरी का, तो ऐड होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो देखो अब क्या है ना, ध्यान से देखना बेटा, यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे प्लस है, देखो, और यहाँ माइनस है, इसके सीरीज में है ना। अभी मेरा, अभी अभी की कंडीशन क्या है, मैं फिर से बता देता हूँ। अभी कंडीशन ये है कि ये जो हमारा क्लोज हो चुका है, ठीक है, स्विच को हमने ऑन किया, ऑन का मतलब सर्किट क्लोज हो गया। क्लोज हो गया मतलब कि एक प्लस दूसरा माइनस है, तो ये दोनों वोल्टेज क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो मान लिया पहले वोल्टेज हमारे घर में कितना सप्लाई आता है, 220 वोल्ट, पहले हमारे घर में इतना आ रहा था। अब कितना मिल गया, यहाँ पे 500 वोल्ट और मिल गया। माइनस नहीं जुड़ेगा, माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है बेटा, माइनस ऐड नहीं होगा, माइनस सिर्फ बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन वोल्टेज कितना है, 500, तो 500 ये और 220 ये, कितना हो गया, 700, 720। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये 500 भी हो सकता है, ये 600 भी हो सकता है, 100, 1000 भी हो सकता है, बट कुछ ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हो गया। ठीक है, अब हमारा टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 700 के आसपास, 500 ये और 200 ये, लगभग लगभग 700 वोल्ट के आसपास हो गया। ये चीज़ क्लियर है ना। अब आते हैं अपने उस कॉन्सेप्ट पे जो हमने अभी शुरू नहीं किया, ये चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे समझना। ठीक है, ये हमारा चोक है, यानी कि इंडक्टर L है, यहाँ पे स्विच S है, यही चीज़ है। तो जहाँ पे हमने स्विच बनाया था उसी को हम स्टार्टर कहते हैं, जहाँ पे हमने इंडक्टर बनाया था उसी को हम चोक कहते हैं, जिसको हम कॉइल कहते हैं। अब क्या होगा, हमने 220 वोल्ट यहाँ से दिया और मान लिया 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है यहाँ से। ठीक है, 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है यहाँ से। करंट का नेचर क्या होता है,
करंट जैसे ही यहाँ से, ये मान लो प्लस है, ये माइनस है, करंट यहाँ से निकलेगा, ऐसे इस चोक में होते हुए जाएगा, आगे बढ़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड से होके जाएगा। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोड मतलब कि वहाँ पे कॉइल है, तो यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज बनने का प्रयास होगा। लेकिन अभी कॉइल क्या है? आगे जाए, करंट आगे जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ, यहाँ तो स्विच ओपन है, स्विच तो क्लोज नहीं है, तो करंट क्या आगे बढ़ पाएगी क्या? करंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। करंट यहीं आकर के हमारा फ्लो, यानी कि हमारी सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। तो मैंने बताया कि जब क्लोज सर्किट होता है, जब बंद परिपथ होता है, तभी धारा का प्रवाह होता है। जब सर्किट ओपन होता है तो करंट का फ्लो नहीं होता है। लेकिन होगा क्या कि जैसे सर्किट को हमने देखा कि जब सर्किट ओपन है और जब सर्किट क्लोज हो रही है, ठीक है, जब सर्किट क्लोज हो रही है, अभी क्या है, अभी सर्किट जो है ओपन है, तो 220 वोल्ट का वोल्टेज यहाँ पे लगभग लगभग कितना वोल्टेज है? 220 वोल्ट का वोल्टेज है। समझ रहे हो? यानी इस एरिया में इस स्विच के पास कितना वोल्टेज है? 220 वोल्ट का है, क्योंकि अभी जो है इस चोक पे कोई वोल्टेज नहीं पैदा हुआ है, क्योंकि पैदा तब होगा जब स्विच हमारा क्या होगा? ऑन होगा। देख रहे हो अभी कितना यहाँ पे 500 कब आया? जब स्विच हमारा ऑन हुआ था। स्विच तो अभी ऑन हुआ नहीं है, स्विच तो अभी क्या है? ओपन है। स्विच अभी ओपन है, स्विच तो ऑन नहीं है, स्विच तो खुला हुआ है इस कंडीशन में। ठीक है, होता क्या है कि स्टार्टर जो होता है वो बाई मेटेलिक होता है, यानी दो मेटल्स के प्लेट होते हैं, कुछ इस प्रकार का होता है। एक फिगर से बताता हूँ। हमारा जो स्टार्टर होता है ना, ये कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का स्विच होता है। ठीक है, ये स्विच होती है, इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का स्टार्टर होता है। समझ रहे हो? इस प्रकार का होता है। जब इसमें करंट फ्लो करती है स्टार्टर के बारे में बता रहा हूँ, तो क्या होता है कि इसके अंदर भी कई प्रकार के स्टार्टर होते हैं। ये आर्क वाला बता रहा हूँ। इसके अंदर कुछ गैसेज होती हैं, ठीक है, नियॉन गैस होती है, इनर्ट गैस नियॉन भरी होती है। ठीक है, आपको बता दूँ कि जब भी हम किसी गैस को किसी भी गैस को आयोनाइज करना होता है, आयोनाइज करने का मतलब उसमें करंट का प्रवाह कराना है, धारा का प्रवाह कराना है। आयंस मतलब क्या हुआ? अगर आयंस में प्रवाह होने लगेगा मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा मतलब करंट का फ्लो होने लगेगा। यही तो है आयंस का फ्लो, मतलब क्या? धारा का फ्लो। तो क्या होता है कि अगर कोई वोल्टेज यहाँ अप्लाई किया जाता है, तो ये जो मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये हीट होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। और जब गर्म होते हैं तो ये आपस में सट जाते हैं। समझ रहे हो? जब ये हीट होते हैं, गर्म होते हैं, तो आपस में सट जाते हैं। जब आपस में सट जाते हैं तो क्या होता है? स्पार्किंग होती है। तो आपने देखा होगा स्टार्टर हमारा स्पार्क करता है, यानी ब्लिंक करता है, भुक 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 टाइप करता है ना, ब्लिंक, वो यही होता है। और यहाँ पे गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस नियॉन होती हैं, वो गैसेस क्या होती हैं? आयोनाइज हो जाती हैं, जिनसे चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा, वो स्मॉल वोल्टेज इनका जो आयोनाइजेशन है इसको ब्रेक कर देता है, मतलब गैसेस को आयोनाइज कर देता है। और जब गैसेस आयोनाइज हो जाती हैं तो ये आपस में कांटेक्ट बन जाता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो गई, करंट बहने लगेगा। यही चीज़ अब समझो यहाँ पे कि अब क्या हुआ कि ये जैसे ही हुआ, ये इससे टच हो गया, ये इससे जैसे ही टच हुआ सर्किट क्लोज हो गया। सर्किट क्लोज होने का मतलब क्या है कि अब करंट जो है आगे भी बहने लगेगी, और करंट बहते हुए इस इलेक्ट्रोड में भी बहेगा, और वापस जो है वो वापस ऐसे आ जाएगी करंट। समझ रहे हो? लेकिन अब क्या होगा, इस क्रम में ये जो इसके अंदर गैस भरा हुआ था, आर्गन गैस और मरकरी गैस, इनका भी आयोनाइजेशन होना था। आयोनाइजेशन मतलब क्या है कि यह गैस भी जो है इस ट्यूब के अंदर जो आर्गन गैस है वो भी आयोनाइज हो जाती है, थोड़ी सी आयोनाइज होती है। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा वोल्टेज मिलता है। जब वोल्टेज मिलता है तो आयंस के फॉर्म में वो ब्रेक होने लगते हैं। तो आपने देखा होगा ट्यूबलाइट जैसे आप स्टार्ट करते हो तो ट्यूबलाइट के किनारे जो है थोड़ा थोड़ा पहले ब्लिंकेज होता है। ठीक है, मतलब इकट्ठे नहीं जलता है ट्यूबलाइट, थोड़ा थोड़ा ब्लिंक करता है। ब्लिंक समझ रहे हो ना? थोड़ा बहुत
स्पार्क करता है, ठीक है, थोड़ी बहुत स्पार्किंग होती है, फिर 2-4 सेकंड 10 सेकंड में फिर वो जलता है। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ भी स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग कैसे होगी, समझ लो कि थोड़ी सी स्पार्किंग यहाँ होगी, थोड़ी सी स्पार्किंग यहाँ होगी, इतनी स्पार्किंग नहीं होगी कि पूरा ट्यूबलाइट जल जाए। लेकिन इस क्रम में क्या हुआ कि यहाँ पे जब सर्किट क्लोज हो गया तो कौन सी कंडीशन आ गई, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, दोबारा देख लेना। जैसे सर्किट क्लोज हुआ कंडीशन क्या आ गई कि यहाँ पे 500 वोल्ट पैदा हो रहा था और टोटल वोल्टेज 720 वोल्ट मिल रहा था। 220 पहले था और 500 ये हो गया, टोटल कितना हो गया 720 वोल्ट। तो अब क्या हुआ कि 720 वोल्ट जो है यहाँ पे, यहाँ मान लो 500 वोल्ट हो गया और 200 पहले 720 वोल्ट अब मिलने लगा। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा 720 वोल्ट पहले 220 वोल्ट पे आर्गन जो गैस ट्यूबलाइट की थी वो थोड़ा सा केवल स्पार्क पैदा किया, लेकिन जहां 720 मिलेगा वहां पे वो क्या होगा, और स्पार्किंग पैदा करेगा। समझ रहे हो। फिर मान लो थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ गया, कुछ हजार वोल्टेज हो गया, 700 से मान लीजिए 1200 वोल्टेज हो गया फॉर एग्जांपल। इसी क्रम से चलते गए और यहाँ वोल्टेज कितना मिल गया ऐड होकर के 1200 हो गया। तो अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा ट्यूबलाइट में स्पार्किंग होने लगेगा, यानी हमारे पूरा जो आर्गन है वो स्पार्क हो जाएगा, उसमें ब्लिंकेज आ जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट का बेटा मतलब सिर्फ इतना होता है कि करंट पूरा का पूरा बहने लगेगा। शॉर्ट सर्किट में करंट पूरा बहता है और वोल्टेज ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो अब करंट का स्वभाव क्या होगा कि करंट तो ऐसे निकला, ऐसे गया और इसी के ट्यूबलाइट से होते वापस आ गया, यानी अब करंट ऊपर जो है वो नहीं फ्लो करेगा। एक बार हमारा ट्यूबलाइट स्टार्ट हो जाता है, एक बार ट्यूबलाइट के अंदर आयोनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, आर्गन के मॉलिक्यूल्स के जो होते हैं आयोनाइज हो जाते हैं, तो स्टार्टर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। स्टार्टर को सिर्फ स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चोक का कॉन्सेप्ट समझ में आया, स्टार्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब ये स्टार्टर को तुम निकाल भी दो ना यहाँ से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारा, चूंकि एक बार आयोनाइजेशन यहाँ हो गया है तो अब करंट यहाँ से फ्लो करेगी, करंट ऐसे जाएगी और यहाँ से फ्लो करेगी, ठीक है। तो स्टार्टर क्या हुआ, स्टार्टर ने शुरुआत में क्या किया, आप समझ पा रहे हो कि स्टार्टर का रोल क्या था। स्टार्टर ने, थोड़ा सा मैं साफ ऑफ करूं, जब स्टार्टर हमारा क्लोज नहीं था, ओपन था, ऐसे ओपन था, तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रही थी। बट हमने स्टार्टर को जैसे ही क्लोज किया, ठीक है, स्टार्टर को क्लोज किया तो करंट फ्लो होने लगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा वोल्टेज ई डेवलप हुआ। यही एक्स्ट्रा वोल्टेज फिर ऐड हो गया इस हमारे मेन सप्लाई वोल्टेज में, ठीक है। तो हमको क्या है, हमको आर्गन को आयोनाइज करने के लिए 400, 500, 700, 800 वोल्ट चाहिए, 1000 वोल्ट चाहिए, मान लिया। बट हमारे घर में सप्लाई कितनी आ रही है, हमारे घर में सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 220 वोल्ट की आती है। तो 220 वोल्ट तो काफ़ी नहीं है आयोनाइज करने के लिए, ठीक है। तो हम कैसे अपने ट्यूबलाइट के अंदर जो आर्गन है उसको आयोनाइज कर पाएंगे, इसके लिए वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हमारे घर में सिर्फ 220 वोल्ट है। तो इस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, अब ऐसा भी ना कि इतना बढ़ाते चले जाएं बढ़ाते चले जाएं, एक लिमिट तक बढ़ाने के लिए हम चोक का और स्टार्टर के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी।